Hello friends, I have started a series for UGC NET exam in June 2025 for the political science subject. This series is very beneficial for those students who can't afford paid courses because in this series I will complete the whole syllabus of political science unit by unit wise and topic by topic wise. So please like, share and subscribe my channel so that you can get further videos on time. For completing this series, it will take 2 to 3 months and then we will practice previous year questions also. I will use both the language that is Hindi and English for explaining the topic. This is unit number 5 that is international relations, and within this unit number 5 this is chapter number 4 that is United Nations. I have already uploaded पार्ट 1 ऑफ यूनाइटेड नेशन, दिस इज पार्ट 2 ऑफ यूनाइटेड नेशंस. जो पार्ट 1 हमने आपको पढ़ाया, इससे पहले वाला जो लेक्चर लिया यूनाइटेड नेशन का, उसमें हम लोगों ने देखा यूनाइटेड नेशन का इस्टेब्लिशमेंट कहाँ हुआ, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, उसके कितने टोटल मेंबर्स हैं, सेक्रेटरी जनरल कौन है. हमने उस यूनाइटेड नेशंस के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को भी देखा और फिर यूनाइटेड नेशन का क्या स्ट्रक्चर है और उसके क्या मेन ऑर्गन्स है वो हमने देखे, जिसमें कि हम लोगों ने 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स को देखे थे. और जो ये ऑर्गन्स हैं ये कहाँ मेंशन थे, ये आर्टिकल 20 ठीक है. तो 6 जो प्रिंसिपल ऑर्गन है वो कौन कौन थे: जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, सेक्रेटेरिएट, ट्रस्टीशिप काउंसिल. तो ये 6 मेन ऑर्गन्स हम लोगों ने पढ़े थे लास्ट लेक्चर में. अब हम लोग आज पढ़ेंगे कि ये जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशन के, इसके अलावा भी देयर आर 15 लीगली इंडिपेंडेंट एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशन विच आर मेंशन इन आर्टिकल नंबर 57 एंड 63. सी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन आता है, आपसे यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जो 15 लीगली इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं यूनाइटेड नेशंस की, ये कहाँ पे मेंशन है. तो ये आर्टिकल 57 एंड 63 में मेंशन है. ठीक है. तो अब इसका मतलब क्या हुआ, लीगली इंडिपेंडेंट एजेंसीज. अब इसका मतलब आप समझने की कोशिश कीजिए. इसका मतलब ये है कि इनके खुद के रूल्स हैं, इनकी मेंबरशिप खुद अब है, इनके भी ऑर्गन्स और फाइनेंशियल जो भी रिसोर्सेज हैं ये सब इंडिपेंडेंट हैं. ये अपने आप, ये जो एजेंसीज हैं इनका इंडिपेंडेंट डिसीजन होता है कि इनके रूल्स क्या होंगे, इनके मेंबर कितने होंगे, इनके ऑर्गन्स एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज. ठीक है. बस इनका क्या है कि ये यूनाइटेड नेशन का ही बट एजेंसीज हैं. ठीक है. सो नेगोशिएटेड एग्रीमेंट्स होते हैं. ओके. सो अब हम लोग 1 बाय 1 एक एक एजेंसी को समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है. सो सबसे पहले फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम क्या बोलेंगे, फाओ. ठीक. इसका ईयर इस्टेब्लिशमेंट, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है और मैंने आपको बहुत सारा डेटा जो है बिल्कुल कंसाइज करके दे रही हूँ. सो आप जो भी स्टूडेंट्स न्यू है इस चैनल पे, आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज़ डू वॉच द प्रीवियस वीडियोज़ ऑल्सो. आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा. एंड जो भी स्टूडेंट ये जून का एग्ज़ाम देने वाले हैं और साथ ही साथ जो दिसंबर में भी देंगे, उन सभी के लिए ये लेक्चर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये जो स्टैटिक पार्ट है वो तो रिमेन हमेशा यही रहेगा. तो स्टैटिक पार्ट के लिए तो चाहे वो जून का अटेम्प्ट हो, चाहे वो दिसंबर का अटेम्प्ट हो आपका, या उसके बाद का भी अटेम्प्ट हो, तब भी ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे आगे तो. ठीक है. सो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, देखिए इसका ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट देखिए क्या है, 1945. अब इसका मेन फंक्शन क्या है, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑब्वियस सी बात है इसका फंक्शन क्या होगा, फूड की सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी है कि नहीं है, हंगर को डिफीट करना, रेजिंग लेवल्स ऑफ न्यूट्रिशन, इम्प्रूविंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी. ठीक. तो ये इसके बेसिकली फंक्शंस है, फूड सिक्योरिटी, हंगर डिफीट करना, न्यूट्रिशन के लेवल को इंक्रीज़ करना और एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना. इसके टोटल 195 मेंबर्स हैं और इसका हेडक्वार्टर, देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कभी कभी. सपोज ये एजेंसीज़ के नेम दे दिए जाएंगे और आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि इनको क्रोनोलॉजिकली आप इनको अरेंज कीजिए, या फिर आपको हेडक्वार्टर पूछ लेगा, या समटाइम्स फंक्शन भी पूछ सकता है. ठीक है. सो हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, फाओ का, ये रोम इटली में है. ठीक. तो एग्रीकल्चर और फूड से रिलेटेड जो हेडक्वार्टर, आपको इसको थोड़ा सा कुछ भी अपना ओन ट्रिक बनाइए कुछ भी करने के लिए, बस इसको याद करिए और क्रोनोलॉजिकली याद करना भी ज़रूरी है. ठीक है. फिर उसके बाद हम लोग का सेकेंड एजेंसी पढ़ते हैं, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ICAO, सिविल एविएशन से रिलेटेड. तो पहले हम लोगों ने फाओ देखी, सेकेंड हम लोग ICAO को देख रहे हैं, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन.
इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 1947 में। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या है? इट डिटरमाइंस द प्रिंसिपल एंड टेक्निक ऑफ इंटरनेशनल एयर नेविगेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट टू इंश्योर सेफ एंड ऑर्डरली ग्रोथ। तो जो इंटरनेशनल एयर नेविगेशन होता है या जो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट होता है उसको सेफ और ऑर्डर वे में हो, इस चीज़ को, उस चीज़ के प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स को डिटरमाइन करता है। इसका जो सिविल एविएशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? मॉन्ट्रियल, कनाडा में। ठीक, अब थर्ड एजेंसी को देखिए, दिस इज इम्पॉर्टेंट, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। तो IFAD दैट इज इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, इसका ईयर क्या है? 1977 में इस्टेब्लिश हुआ। और इसका मेन फंक्शन क्या था? देखो, ये एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए एक इंटरनेशनल फंड है। तो ये कहीं ना कहीं जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी रूरल पॉवर्टी को इरेडिकेट करने के लिए है। ठीक है, क्योंकि रूरल एरियाज़ में पीपल का जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ अर्निंग जो होती है वो क्या होती है? एग्रीकल्चर होती है। सो एग्रीकल्चरल फंड प्रोवाइड करके जो रूरल पॉवर्टी है डेवलपिंग कंट्रीज़ को, उसे इरेडिकेट करना इसका फंक्शन है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी कहाँ है? रोम और इटली में। सो एग्रीकल्चर, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन भी इटली में है और IFAD भी रोम, इटली में है। अब हम लोग फोर्थ एजेंसी को देखते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो हमेशा न्यूज़ में रहता है। ठीक, तो इसका ईयर जो है देखिए 1919 का है। ये FAO और ICO अभी तक की जितनी एजेंसीज पढ़ी हैं उनसे पहले का है ये। ठीक है, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अब इसका फंक्शन क्या है? इट एडवांसेस सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस बाय सेटिंग इंटरनेशनल लेबर जस्टिस। तो एक इंटरनेशनल लेवल पे एक लेबर के लिए स्टैंडर्ड्स को सेट करना ताकि सभी को सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस मिल सके, ये ILO का मेन पर्पस और फंक्शन था। इसमें कितने टोटल मेंबर हैं? इसके 186 मेंबर हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड में है, जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड। ओके, नाउ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO, ये जो है 1948 में इस्टेब्लिश हुई। सिविल एविएशन के जस्ट एक साल बाद मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनी। इट वर्क्स टू इम्प्रूव मैरीटाइम सेफ्टी एंड प्रिवेंट मरीन पॉल्यूशन। तो ये मैरीटाइम सेफ्टी के लिए और मरीन पॉल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए इसका मेन फंक्शन था। इसके जो टोटल मेंबर्स कितने हैं? 175 मेंबर्स हैं और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन, UK में। नाउ सिक्स, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। IMF तो इम्पॉर्टेंट है ही है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो ये 1945 में इस्टेब्लिश हुई। ठीक, तो ये इसका फंक्शन क्या है? इट प्रोवाइड मॉनेटरी कोऑपरेशन एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, एक्ट एज अ फोरम ऑफ एडवाइस, नेगोशिएशन एंड असिस्टेंस ऑन फाइनेंशियल इश्यूज। इसके टोटल 190 मेंबर्स हैं। देखो, ये टेबल को इतना कंसाइज करके मैंने दिया सभी एजेंसीज़ के बारे में, इंपॉर्टेंट क्या क्या कि ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, उसका फंक्शन, उसका हेडक्वार्टर, जहाँ से मेनली क्वेश्चन आता है। तो आपको तो इसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा और तभी ये लर्न होंगे, अदरवाइज सब मिक्सअप हो जाएगा। ठीक है, सो इसको मल्टीपल टाइम्स रिविजन इज रिक्वायर्ड फॉर लर्निंग दिस टेबल। सो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या है? ये कब इस्टेब्लिश हुआ? 1945 में। मॉनेटरी फंड है तो ऑब्वियस सी बात है, मॉनेटरी कॉपरेशन के लिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए या फाइनेंशियल इश्यूज़ पे असिस्टेंस देने के लिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाने के लिए ये इसका मेन फंक्शन होगा। और इसमें 190 मेंबर्स हैं और इस मॉनेटरी फंड का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे? वॉशिंगटन DC, US में। ठीक, फिर इसके बाद आता है इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन ITU। तो ये जो टेली कम्युनिकेशन यूनियन है ये कहाँ पे हुए? ये 1865 में इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर है। ये किस लिए थे? जो टेली कम्युनिकेशन से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स हैं और इंटरनेशनल उनको रेगुलेट करना, इंटरनेशनल रेडियो को। और ये इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे? जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। तो स्विट्ज़रलैंड में आपका एक तो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है और दूसरा ये टेली कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, और अब हम लोगों ने जितनी चीज़ें देखी यहाँ तक की
साथ हम लोगों ने एजेंसीज को देखा। मैंने आपको बताया ना, टोटल देर आर 15 एजेंसीज ऑफ इंडिपेंडेंट एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशन, जिसमें कि हम लोगों ने ये 7 एजेंसीज को देखा ना। वो आगे देखिए, ठीक। अब इसके बाद 8th एजेंसी जो है उसकी क्या है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट क्या है, 1945। पर्पस क्या है, देखिए एजुकेशन पर्पस ज़रूर होगा, साइंटिफिक और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। सो द पर्पस इज़ टू कंट्रीब्यूट टू पीस एंड सिक्योरिटी बाय प्रमोटिंग इंटरनेशनल कोलेब्रेशन। अब इंटरनेशनल जो कोलेब्रेशन है इसको कैसे प्रमोट किया जाएगा, ठीक है, किस लिए, ताकि पीस और सिक्योरिटी कंट्रीब्यूट हो सके। तो इंटरनेशनल कोलेब्रेशन को प्रमोट करने के लिए कैसे होगा, थ्रू एजुकेशन, थ्रू साइंस, थ्रू कल्चर, ठीक है। इसीलिए इसका नेम क्या है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर के को कोलैबोरेट करके इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को कंट्रीब्यूट करना। इसमें टोटल 193 मेंबर्स हैं और ये इसका जो हेडक्वार्टर है यूनेस्को का वो कहाँ पे है, ये पेरिस फ्रांस में है। अब हम लोग पढ़ते हैं यूनाइटेड नेशन, ये 9th इसकी एजेंसी है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन 1966 to promote and accelerate the industrialization of developing countries which were emerging from decolonization। तो ये जो यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, इसका जो मेन फंक्शन क्या था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करना, एक्सेलरेट करना, ये इसका मेन फंक्शन था। 1966 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वीना ऑस्ट्रिया में। फिर यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन 1874, पोस्टल सर्विसेज 1874। इसमें क्या था कि जो पोस्टल पॉलिसीज़ हैं तो उनको कोऑर्डिनेट करना और वर्ल्ड वाइड पोस्टल सिस्टम को की भी जो पॉलिसीज़ हैं उसको, और ये ट्रीटी ऑफ बेरना में इस्टेब्लिश हुआ था। तो इसीलिए इसको ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये बर्न स्विट्ज़रलैंड में है। फिर वर्ल्ड बैंक ग्रुप, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है 11th एजेंसी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये 1944 में हुआ। ग्रुप ऑफ 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट मेक लेवरेज लोन टू डेवलपिंग कंट्रीज़। तो ये जो वर्ल्ड बैंक है ये ग्रुप है। अब ये कितने ग्रुप का, ये 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का ग्रुप है वर्ल्ड बैंक ग्रुप, और ये क्या करती हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको लोन प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये वॉशिंगटन DC US में है। फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एजेंसी, ये 1948 में इस्टेब्लिश हुई। इसका फंक्शन क्या है, वर्किंग वर्ल्ड वाइड टू प्रमोट हेल्थ को प्रमोट करना, वैक्सीनेशन प्रमोट करना और वर्ल्ड को सेफ रखना भी इसका काम है, एंड सर्विंग द वल्नरेबल। टोटल 194 मेंबर्स हैं। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। फिर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये 1967 में क्रिएट हुई। Created to promote and protect the intellectual property across the world by cooperating with the countries. Headquarter is in Geneva, Switzerland. फिर वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन WTO 1974 में इस्टेब्लिशमेंट ईयर है। प्रमोशन ऑफ टूरिज्म, ठीक है, तो ये जो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑब्वियस सी बात है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए होगी, क्योंकि टूरिज्म अगर प्रमोट होगा तो इकॉनमी में बूस्ट अप होगा, इकॉनमी ग्रोथ होगी और इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ये जो है वो कहाँ पे, मैड्रिड स्पेन में। फिर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट WMO, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो मेट्रोलॉजी से रिलेटेड है, मीन्स मौसम विभाग। तो इसको इनिशियली जो है ये 1950 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इसको पहले बोला जाता, IMO बोला जाता था, ठीक है। सो लेकिन फिर जो है और ये 1873 में फंड हुआ था इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल अवार्ड। फिर उसके बाद इसको रीनेम कर दिया गया वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का। ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर प्रमोटिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एटमॉस्फेरिक साइंस, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, जियोफिजिक्स, और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड। तो अगर आप देखें तो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में बहुत सारे हेडक्वार्टर्स हैं। एक तो WHO भी स्विट्ज़रलैंड में है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी स्विट्ज़रलैंड में है, ठीक। उसके बाद आपका
मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन भी आपका कहाँ है, स्विट्ज़रलैंड में है, ठीक है। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था स्विट्ज़रलैंड में, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन भी स्विट्ज़रलैंड में है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी स्विट्ज़रलैंड में है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको माइंड में याद रखनी होंगी कि कौन कौन से हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड में है। तो एक ILO है, और आपका एक इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है, और WHO है, विपो है, एंड WMO है, ठीक है। सो दीज आर द 15 इंडिपेंडेंट एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट पीस इनिशिएटिव्स भी थे यूनाइटेड नेशन के, उनको हम लोग पढ़ते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पीस इनिशिएटिव्स थे यूनाइटेड नेशन के। सो देखिए, पहली बात तो मैंने आपको बताया कि यूनाइटेड नेशन का जो एम था वो क्या है, उसका एम ही है कि मेंटेनिंग पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है। तो बहुत सारे पीस कीपिंग और ऑब्जर्वर मिशंस यूनाइटेड नेशन ने होल्ड किए, ठीक है। फिर सेकेंड चीज़ देखिए, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को प्रिवेंट करना भी इसका एक पीस इनिशिएटिव ही है। जैसे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये एक इम्पॉर्टेंट एजेंसी है जो कि किस लिए है, ये वर्ल्ड एक तरह से, ये जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA, ये IAEA जो है ये क्या है, ये वर्ल्ड का न्यूक्लियर इंस्पेक्टर का वर्क करता है। इंस्पेक्टर का वर्क करने का मतलब क्या है कि ये जो है ये वेरीफाई करता है और सेफगार्ड करता है कि जो न्यूक्लियर मटेरियल है ये पीसफुल पर्पस के लिए ये यूज़ हो रहा है कि नहीं यूज़ हो रहा है। तो अभी तक की टोटल 180 से ज़्यादा स्टेट्स को सेफगार्ड कर रखा है। तो इंस्पेक्टर का काम क्या होता है कि इंस्पेक्टर देखता है कि कहीं कोई क्राइम तो नहीं हो रहा है। तो सिमिलरली वर्ड्स न्यूक्लियर इंस्पेक्टर क्या है, न्यूक्लियर जो मटीरियल है उनका पीस के लिए, पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको कौन इंस्पेक्ट करता है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है। फिर थर्ड जो है देखिए क्या है कि सपोर्टिंग डिसआर्मामेंट। डिसआर्मामेंट मीन्स आर्म्स का सही तरीके से मतलब जैसे सही लोगों के हाथ में है कि नहीं है, और सही कंट्री के हाथ में है कि नहीं, और बहुत ज़्यादा एकोमोडेशन ना हो, ठीक है। तो इस चीज़ को सपोर्ट करता है। तो UN बहुत सारी ट्रीटीज़ लेके आया है जो लीगल जिनका बैकबोन है, ताकि डिसआर्मामेंट हो सके। तो इसमें जो ट्रीटीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं देखिए, एक केमिकल वेपन्स कन्वेंशन जो 1997 में हुई, फिर माइन बैन कन्वेंशन ये भी 1997 की है जिसको 190 स्टेट ने रेटिफाई किया, इसको 162, और आर्म्स ट्रेड ट्रीटी थी वो 69 स्टेट, ये 2014 में आई। सो दीज आर द डिसआर्मामेंट ट्रीटीज़, ठीक है। केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, माइन बैन कन्वेंशन एंड आर्म्स ट्रेड ट्रीटी। फिर जीनोसाइड को प्रिवेंट करना भी पीस इनिशिएटिव है यूनाइटेड नेशन का, इसीलिए 1948 में जीनोसाइड कन्वेंशन में 140 स्टेट ने ये कमिट किया था कि वो प्रिवेंट करेंगे, बचाएंगे और पनिश करेंगे अगर कोई भी जीनोसाइड करेगा वॉर और पीस टाइम में, ठीक है। सो UN ट्रिब्यूनल भी बनी थी यूगोस्लाविया, रवांडा और कंबोडिया के लिए, जहाँ पे जो ये जीनोसाइड होता था, जीनोसाइड मतलब नरसंहार, जो जीनोसाइड होता था उसको प्रिवेंट किया जा सके, उसे रोका जा सके। फिर डेवलपमेंट प्रमोट करना, तो सिंस 2000 से जब से क्या यूनाइटेड नेशन का एम हो चुका है कि लिविंग स्टैंडर्ड्स को प्रमोट करना, ह्यूमन स्किल्स को बढ़ाना, और जो भी पोटेंशियल है थ्रू आउट द वर्ल्ड उसको गाइड करना, और कैसे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स बना और उस गोल को फुलफिल करना। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ये इम्पॉर्टेंट एजेंसी है। ये डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या करती है, ये इसका काम ही यही है कि ये 4800 प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करती है ताकि पॉवर्टी को रिड्यूस किया जा सके, गुड गवर्नेंस को प्रमोट किया जा सके, जो क्राइसिस है या इन्वायरमेंट है उसको एड्रेस किए करें और इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करें। सो UNDP का ये काम है, और इसीलिए हम लोग ये अभी क्या देख रहे हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पीस इनिशिएटिव्स यूनाइटेड नेशन के थे। तो पीस एंड सिक्योरिटी से लेके बहुत सारी पीस कीपिंग और ऑब्जर्वर मिशंस किए। फिर न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ना हो उसके लिए बहुत सारी एक एजेंसी भी है, जैसे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो न्यूक्लियर इंस्पेक्टर का काम करता है। डिसआर्मामेंट को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी ट्रीटीज़ आई। जीनोसाइड को प्रिवेंट करने के लिए 1948 में जीनोसाइड कन्वेंशन जो है वो बनाया गया, रेटिफाई किया गया, ठीक।
ठीक है। अब देखिए आगे क्या है कि एलिवेटिंग रूरल पॉवर्टी, जो रूरल पॉवर्टी है उसको कैसे रोकें, तो उसके लिए IFAD क्या है, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। अभी हम लोगों ने जब एजेंसी को पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ये 1977 में जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था। और इसका क्या काम था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ की रूरल पॉवर्टी है उसको इरेडिकेट करना। तो रूरल पॉवर्टी को इरेडिकेट करने के लिए IFD ने बहुत ही लो इंटरेस्ट पे लोन्स और ग्रांट्स प्रोवाइड किए, बहुत ही जो पुअर रूरल पीपल थे, ताकि पॉवर्टी को एलिमिनेट किया जा सके। और अफ्रीका के डेवलपमेंट के लिए भी यूनाइटेड नेशन ने काफ़ी फोकस किया। तो जो यूनाइटेड नेशन का 36% ऑफ एक्सपेंडिचर है जो वो किस पे है, ये अफ्रीका के डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि अफ्रीका जो है वो बहुत ही लीस्ट डेवलपिंग कॉन्टिनेंट था। ठीक है। सो अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशंस लिए यूनाइटेड नेशंस ने ह्यूमैनिटेरियन कॉजेज़ के लिए। ठीक है। तो ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन मतलब क्या होता है, सबसे पहले इस चीज़ को समझिए। ह्यूमन को, मान लीजिए ह्यूमन्स के साथ अगर कुछ बहुत बुरा हो रहा है किसी भी कंट्री में, तो उसको इंटरवीन करना। ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि वो किस कंट्री में हो रहा है या किस स्टेट में हो रहा है, ये एक कहते हैं ना मानवता है, मानवता के अधिकार से इंटरवीन करना। तो ये भी यूनाइटेड नेशंस ने किया है। सो ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन क्या है, इट इज़ द यूज़ ऑफ मिलिट्री फोर्स अगेंस्ट अ नेशन विद स्टेटेड एम ऑफ प्रोटेक्टिंग सिविलियंस एंड एंडिंग ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस। ठीक। तो ये क्या है कि अगर कोई नेशन है जहाँ पे उसके वहाँ पे के किसी भी ह्यूमन बीइंग का जो है वो ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ हो रहा है या ह्यूमन राइट्स को इश्यूज़ है, तो वहाँ पे मिलिट्री फोर्स का यूज़ करके यूनाइटेड नेशन वहाँ के सिविलियंस को प्रोटेक्ट कर सकता है और जो ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ हो रहे हैं उनको एंड कर सकता है। ये अधिकार यूनाइटेड नेशन को है। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे हमारे पास्ट में देखेंगे तो बहुत सारे इंटरवेंशंस लिए यूनाइटेड नेशन से, जिसमें कि कुछ इंटरवेंशंस यहाँ पे मेंशन हैं, उनको मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करती हूँ। सो ब्रिटिश इंटरवेंशन इन सियरा लियोने, 2000 में ब्रिटिशर्स ने, यूके मिलिट्री ने इंटरवीन किया था। ठीक है। कहाँ पे, जो लियोनियन सिविल वॉर हुआ था सियरा में। ठीक है। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन का, जहाँ पे यूके ने अपनी आर्म फोर्सेस को यूज़ किया था वहाँ के जो सिविलियंस हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, चाहे वो ब्रिटिश सिविलियंस हो या सियरा लियोनियन वाले सिविलियंस हो, सबको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो सियरा लियोने सिविल वॉर जो है वो हुई थी 1991 में। तो उस वॉर में बहुत सारा जो है सिविलियंस के अगेंस्ट बहुत सारी एट्रोसिटीज़ जो है वो कमिट हो रही थी। तो उन एट्रोसिटीज़ से बचाने के लिए ब्रिटिश आर्मी ने जो है इंटरवीन किया था। फिर देखिए US एंड UN इंटरवेंशन हुआ था सोमालिया में भी बहुत सारा ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस हो रहे थे। तो उसको बचाने के लिए, वहाँ के सिविलियंस को प्रोटेक्ट करने के लिए, और साथ ही साथ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के साथ साथ वहाँ पे फमाइन जैसी सिचुएशन भी थी, ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस भी होते थे। कि कौन करता था, जो सोमालिया का डिक्टेटर था मोहम्मद सियाद बर्रे, तो उसको इंटरवीन करने के लिए US और UN ने भी इंटरवेंशन किया था सोमालिया में 1992 में। फिर US का इन्वेजन इन हैती, ये भी एक ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन का ही एग्जाम्पल है। जब 1991 में मिलिट्री ग्रुप जो हुआ था, उस डेमोक्रेटिक रूल वापस लाने के लिए हैती में US ने इन्वेजन किया था हैती में 1994 में। फिर इंडिया का इंटरवेंशन, जब बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हो रहा था तो 1971 में वहाँ पे बहुत सारा ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस हो रहे थे, तो फिर इंडिया ने भी इंटरवीन किया था ड्यूरिंग इंदिरा गांधी के पीरियड में। फिर US इन्वेंशन ऑफ इराक, 2030 में इराक में भी कुछ ऐसी सिचुएशन आई जिसमें कि US ने इंटरवीन किया जियोपॉलिटिकल मोटिव्स के लिए। फिर लिबियन सिविल वॉर हुआ था जिसमें कि US UK फ्रांस इन लोगों ने कोलिएशन बना के, एक संगठन बना के एक नो फ्लाई जोन, लिबिया के ऊपर नो फ्लाई जोन लेके आए, और क्या प्रिवेंट करने के लिए, मुआवर गद्दाफी को प्रिवेंट करने के लिए। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशंस को जो यूनाइटेड नेशंस ने लिए थे। अब हमें पढ़ना है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड। ओके, सो प्लीज़ 2 मिनट्स का ब्रेक प्लीज़ ले रही हूँ मैं, प्लीज़। हेलो, हाँ
सो यस, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, अब हम लोग ये पढ़ेंगे, ठीक है। ये कोई स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है यूनाइटेड नेशन की, या फिर कोई मेन ऑर्गन नहीं है, बट ये भी एक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है जो इंटरनेशनल लेवल पे फोरम है, तो इसको इसलिए हम लोग स्टडी करेंगे। ये क्या है, एक इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल है, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हेग नीदरलैंड्स, और ये 2002 में इस्टेब्लिश हुई थी। सो ओके, तो ये जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है ये 2002 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नीदरलैंड्स में है। आपको ये सारे जो इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं या ऑर्गन्स हैं, इन सभी को माइंड में रखना है। अब ये किस लिए था, इट हैज़ द जुरिडिक्शन टू प्रोसिक्यूट इंडिविजुअल्स फ्रॉम इंटरनेशनल क्राइम ऑफ जीनोसाइड, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, एग्रेशन, वॉर क्राइम्स। तो ये जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड थी, तो ऑब्वियस सी बात है कि इंटरनेशनल एरेना में कोई भी क्रिमिनल केसेस होते हैं तो वो कहाँ जाएंगे, तो वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के पास जाएंगे। अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का क्या फंक्शन है कि उन इंडिविजुअल्स को प्रोसिक्यूट करना जो कि इंटरनेशनल क्राइम कमिट करते हैं, जैसे कि जीनोसाइड का, नरसंहार का, किसी मतलब ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट कोई क्राइम हुआ हो, एग्रेशन या वॉर क्राइम्स, तो वो सारे जो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए उसका जो जुरिस्डिक्शन है वो किसके पास है, वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के पास है, ठीक है। और ये वर्ल्ड का पहला परमानेंट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, और स्टेट बिकम्स अ पार्टी टू रोम इंस्टीट्यूट बाय साइनिंग इट। और इसको क्या है कि एक रोम स्टैट्यूट है, इसको साइन करके स्टेट जो है इसके पार्टी बनते हैं। ये एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है। इसमें टोटल कितने मेंबर्स हैं, टोटल 123 मेंबर्स हैं, ठीक है। और जिसमें कि किरीबाती है ये अभी 123rd मतलब रिसेंटली 123rd मेंबर बना, ठीक है। तो टोटल देयर आर 123 मेंबर्स इन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ओके। तो रोम स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। अब ये जो यूनिवर्सल टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन नहीं है इसको, ठीक है, मतलब इस कोर्ट के पास सभी टेरिटरी के ऊपर जुरिस्डिक्शन नहीं है। जितनी भी इंटरनेशनल टेरिटरीज हैं उनका जुरिस्डिक्शन नहीं है, उन पे ये रूल नहीं कर सकता, उनके केसेस को नहीं हैंडल कर सकता। सिर्फ और सिर्फ इसके जो मेंबर पार्टीज़ हैं उन्हीं के टेरिटरीज़ में अगर कोई ऐसा क्रिमिनल कोर्स आया और तो इस इंटरनेशनल कोर्ट के पास जाएगा, ठीक है। तो टोटल जो 123 मेंबर्स हैं उन्हीं के ऊपर इसका जुरिस्डिक्शन है, ठीक है। सो स्टेट मेंबर पार्टीज़ के ऊपर। अब लेकिन दो ऐसे एक्सेप्शनल केसेस भी हैं जहाँ पे कि ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का ये कंट्रीज़ जो हैं वो मेंबर्स नहीं हैं, बट फिर भी इनका जुरिस्डिक्शन इन्होंने उस टाइम पे केसेस को देखा। तो एक दाफर सिचुएशन जब सूडान में 2005 में हुआ था, और लिबिया का 2011 के टाइम पे, ये दो ऐसे केसेस हैं जहाँ पे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अपना जुरिस्डिक्शन दिखाया। फिर इंडिया जो है इसका सिग्नेटरी नहीं है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि क्या इंडिया इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मेंबर है। सो इंडिया जो है उसने साइन नहीं किया रोम स्टैट्यूट को। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। जो यूनाइटेड नेशन है ये पूरी तरीके से मैंने आपको कंप्लीट कर दिया है। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो हम लोग रीजनल जो अदर रीजनल ग्रुपिंग्स होती हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और पॉलिटिकल इकोनॉमी जो इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं उन इंटरनेशनल रिलेशंस में जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है उसको हम लोग समझेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक यूनाइटेड नेशन। आई होप you have liked this lecture. So thank you so much for watching this channel, for watching the video. Please like, share and subscribe this channel. Thank you.